Welcome to our channel EduPlanet. Today we will study the types of operating system, namely batch operating system, time sharing, distributed network and real-time operating system. Let's start with batch operating system. तो बैच से मतलब क्या होता है? बैच हमारा एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ समथिंग. बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा ग्रुप होता है ऑफ जॉब्स. जॉब्स में क्या होंगे? हमारे प्रोग्राम होंगे, इनपुट आउटपुट डेटा होगा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होंगे. तो जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा नॉन इंटरैक्टिव होता है. इसमें हम जो यूज़र जो होंगे वो कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते. सेकेंडली, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो होता क्या है, जो भी यूज़र होगा अगर उसे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो यूज़र हैव टू प्रिपेयर देयर जॉब्स इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड. तो इसमें हमारे पंच कार्ड का यूज़ होता है. तो ये पंच कार्ड जो होंगे ये फिर आगे जो कार्ड रीडर्स होंगे उसमें इंसर्टेड किए जाएंगे एंड देन दिस कार्ड रीडर रीड करेंगे व्हाट इज़ रिटन ऑन दी पंच कार्ड. तो जो यूज़र होंगे वो फिर उसे सबमिट करेंगे टू दी कंप्यूटर ऑपरेटर. फिर यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आता है कि जो भी उसे सबमिट किए गए हैं पंच कार्ड को वो उन्हें सॉर्ट करेगा और जो भी सिमिलर जॉब्स होंगी उनको एक साथ एक बैच में रखेगा. सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज दी ग्रुप. तो वही है, जो भी हमारे प्रोग्रामर होंगे वो अपने प्रोग्राम का ऑपरेटर को दे देंगे, फिर ऑपरेटर सॉर्ट करेगा विद द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेस. तो जो इसका आउटपुट होता है वो भी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड ही होगा. तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉइंट ये होता है जब भी एक बैच कंप्लीट होगा, एक बैच के कंप्लीट होने के बाद ही जो सेकंड बैच होगा वो लोड होगा. बीच में कोई भी दूसरा बैच जो होगा वो लोड नहीं हो सकता. तो जो लोडिंग और अनलोडिंग हुई इसके बीच में हमारा टाइम हो जाता है जिसमें जो CPU यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि इस बीच जो होगा वो CPU आइडल हो जाएगा जब एक बैच लोड होगा और दूसरा अनलोड होगा. तो बीच में जो टाइम बचा उसमें CPU जो होगा वो खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से CPU यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी. CPU के पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होगा. तो वही है, बहुत सारी जॉब्स है. जॉब्स मैंने बताया आपको कि जो भी प्रोग्राम होंगे, इनपुट डेटा होगा या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे. जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटर होगा वो उन सबको बैच में अलग अलग उनकी नीड्स के हिसाब से उन्हें सॉर्ट करेगा और उनको CPU को देगा फॉर एग्जीक्यूशन. तो कुछ उसकी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की एडवांटेजेस की ये है. पहले डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. कि हमने देखा था ये नॉन इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है. तो जो हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैचेस बनते हैं उसमें जो जॉब्स होंगी वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगी, वन आफ्टर दी अदर. तो इसकी वजह से टाइम सेव हो जाता है. ये एक बैच के अंदर की जॉब्स है, जबकि जो इंडिविजुअल बैचेस होंगे वो एक कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा लोड होगा. सेकेंडली, ड्यूरिंग बैच एग्जीक्यूशन मैनुअल इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. वैसे ही नॉन इंटरेक्टिव है तो मैनुअल इंटरेक्शन तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी. तो डिसएडवांटेजेस में यही आ गया कि CPU आइडल हो जाता है. कब? जब एक बैच लोड होगा और दूसरा जब एक बैच जो होगा पहले वाला वो अनलोड होगा और दूसरे वाला लोड होगा. दूसरा कि इसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते. अगर बहुत सारे बैचेज़ हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो अगर बैच 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसे पहले एग्जीक्यूट करना होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि पहले ही बैच 1 जा चुका है. इसमें प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होती. नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा एक टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं वो मेन मेमोरी में होते हैं. मेन मेमोरी में बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो रेडी टू एग्जीक्यूट होंगे, वैसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग. तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा एक सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर होगा. ये नहीं कि बहुत सारे CPU होते हैं, वो दूसरा हमारा टाइप होता है. मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक CPU होगा. इसमें हमारा CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है. वो देखते हैं हम कैसे. मान लो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3. P1 10 सेकेंड्स ले रहा है, P2 5 सेकेंड्स एंड P3 2 सेकेंड्स टू एग्जीक्यूट. तो सबसे पहले मान लो कि P1 जो होगा वो एग्जीक्यूट होने गया और इन बिटवीन जो P1 है वो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है. तो यहाँ पे जो होगा इस बीच P2 जो होगा वो CPU में एग्जीक्यूट होने चला जाएगा.
जबकि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। पहले अगर बैच 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद ही अनलोड होता था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में दूसरा प्रोग्राम या दूसरी जो जॉब है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो ऐसे P2 है, अगर P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो उसने बीच में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हैं, तो वो स्टॉप होके P3 जो होगा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होने चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे पॉइंट ये नोटिस करने का है कि जो प्रोसेसर P1 है, जो प्रोसेस P1 है उसे हम फोर्सफुली नहीं रिमूव कर सकते वहाँ से। अगर उसके पास कुछ ऑपरेशन है, वो खुद जाना चाहता है, तो वो जब ही CPU से हटेगा, नहीं तो फोर्सफुली हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या प्रोग्राम परफॉर्म करता है वहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो सारे जॉब्स को एक तरफ एक मेमोरी में रख देगा एक टाइम में, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो मेन मेमोरी में होंगे। तो ये जो भी जॉब्स होंगे वो सबसेट होते हैं जॉब्स का इन द जॉब पूल। एक जॉब पूल होता है, या जिसे हम रेडी क्यू कहते हैं, जिसमें बहुत सारी जॉब्स एग्जीक्यूट होने के लिए होती हैं, तो उनका एक सबसेट होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पिक करेगा और बिगिन करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब्स इन द मेमोरी। जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो मॉनिटर करेगा जितने भी हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स होंगे, कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको मॉनिटर करेगा और सिस्टम के रिसोर्स को मॉनिटर करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूज़ करता है टू इंश्योर कि जो CPU है वो कभी भी खाली ना हो, वो हमेशा उसके पास कुछ जॉब्स हो एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की। एडवांटेजेस ये है CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस की शेड्यूलिंग डिफ़िकल्ट होती है, लेस वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि CPU का यूटिलाइजेशन इतना ज़्यादा है कि वेट करना, उसे वेट ही नहीं कर पाएगा वो किसी चीज़ का। मेमोरी मैनेजमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होती है। यूज़फुल व्हेन लोड इज़ डन, इसमें मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, इसे हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन भी कहते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो मल्टीपल यूज़र होंगे, जो अलग अलग लोकेशन पर होंगे, वो कंप्यूटर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर सकेंगे एट दी सेम टाइम। ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा प्रोसेसर का टाइम है उसे हम मल्टीपल यूज़र में शेयर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हम जो प्रोसेसर का टाइम है उसे शेयर कर सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। तो सपोज़ करो इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं विद P1 10 सेकेंड, P2 5 सेकेंड लेता है टू एग्जीक्यूट एंड P3 टेक्स 2 सेकेंड टू एग्जीक्यूट। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा एक टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट आता है कि वो जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो इतने टाइम के लिए पहले एग्जीक्यूट होगा, इतने में दूसरा प्रोसेस जो होगा वो आ जाएगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि हम फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस को रिमूव करा सकते हैं, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में हम फोर्सफुली रिमूव नहीं करा सकते। अगर प्रोग्राम को खुद जाना होता है तो वो खुद जा सकता है, बट हम फोर्सफुली उसे रिमूव नहीं करा सकते। बट टाइम शेयरिंग जो होता है वो अलाउ करता है कि किसी भी प्रोसेस को हम फोर्सफुली रिमूव करा सकें। तो मैंने बताया आपको कि इसमें टाइम क्वांटम का कंसेप्ट होता है। तो सपोज़ कर लो इस प्रोसेस के लिए, इस एग्जांपल के लिए टाइम क्वांटम है 2 सेकेंड्स। तो सबसे पहले जो होगा वो P1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि टाइम क्वांटम 2 सेकेंड है तो P1 जो होगा वो सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हमने बोला P1 एग्जीक्यूट हुआ, तो 10 सेकेंड उसे चाहिए थे, बट वो अभी सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बचा कितना 8 सेकेंड। नेक्स्ट क्या होगा, अब P2 आ जाएगा, क्योंकि P1 के 2 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, तो अब P2 आया, तो P2 जो होगा वो फिर 2 सेकेंड्स के लिए होगा, तो 5 में से 2 चले गए तो हमारे पास 3 सेकेंड अभी भी P2 को चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। फिर P3 आया, P3 को तो 2 सेकेंड चाहिए थे, 2 सेकेंड का ही टाइम क्वांटम था, तो P3 जो होगा वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। अब किसकी बारी आई, अब P1 की बारी आई, क्योंकि P1 8 सेकेंड था, अब उसे फिर 2 सेकेंड्स मिलेंगे तो उसका बचेगा 6 सेकेंड।
ऐसी जो सीरीज़ होगी वो चलती जाएगी। अब फिर P2 आएगा, P2 को 2 सेकेंड्स चाहिए, 3 सेकेंड्स चाहिए, 2 सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा और ये सीरीज़ ऐसी ही चलती जाएगी। तो इसमें हमारा जो होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस जो होंगे वो रन कर रहे हैं एट द सेम टाइम, जिससे यूज़र को लगेगा कि जो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे वो एक साथ पे चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एलोकेट होगा, एक ही प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्सफुली रिमूव करा सकते हैं प्रोसेस को, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी रेज हो जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूस करता है सीपीयू का आइडल टाइम, कि सीपीयू जो होगा उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, सीपीयू जो होगा वो खाली नहीं होगा। प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो हमने देखा मल्टीटास्किंग का एक डायग्राम कि जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल रखे हैं, जैसे वर्ड खोल लिया, ईमेल, वेब ब्राउज़र एंड एक्सेट्रा। तो यूज़र को लगेगा कि जब हम खोलते हैं तीनों को एक साथ कर लेते हैं, तो यूज़र को लगता है कि वो तीनों जो होंगे वो एक साथ चल रहे हैं, बट यहाँ पे मल्टीटास्किंग में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी वो इतनी ज़्यादा फास्ट होगी कि यूज़र को लगता है कि हाँ भाई जो जो तीनों जो प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, बट एक टाइम पे जो होगा सिर्फ एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट इज एक डिफरेंस आता है मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम में, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग विद बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो वो जो मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम है वो मैक्सिमाइज करते हैं प्रोसेसर का यूज़, दैट इज़ सीपीयू का यूटिलाइजेशन, और जो टाइम शेयरिंग है वो रिस्पॉन्स टाइम, वो सिर्फ टाइम पे फोकस करते हैं और ये सीपीयू पे फोकस करता है। ये मिनिमाइज करता है रिस्पॉन्स टाइम और वो मैक्सिमाइज करेगा सीपीयू का टाइम। नेक्स्ट इज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू यूज़ करता है सीपीयू शेड्यूलिंग, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और मल्टी प्रोग्रामिंग वो प्रोवाइड करेगा विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम, दैट इज़ टाइम क्वांटम।